ग्राफ्स ऑफ मोशन। तो बेटा इस चैप्टर में हम तीन चीजें पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पे मोशन, थर्ड पाथ पे मोशन और मोशन के ग्राफ्स। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन पे मोशन, थर्ड पाथ पे मोशन और मोशन के ग्राफ्स, ये तीन चीजें हैं जी जो हमने इधर पढ़नी है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, अब सबसे पहले कॉपी कर लिया यहां तक। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और उसके क्वेश्चन आपके ऊपर से गुजर जाते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। लीनियर मोशन में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, और आपके अगर एवरेज स्पीड के क्वेश्चन गलत होना शुरू हो गए तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। फाइंडिंग एवरेज स्पीड, आपके एग्जाम में 2 to 3 MCQs होते हैं जिनमें एवरेज फाइंड करनी होती है, और जिन बच्चों को ए लेवल फिजिक्स का नहीं कॉन्सेप्ट, उनके ये क्वेश्चन इनकरेक्ट होते हैं। दे आर नॉट सिंपल क्वेश्चन, दे आर ट्रिकी क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे उस तरह का एक क्वेश्चन आपको देता हूं, एक क्वेश्चन लिखो, उससे आपको समझ आएगी कि मैं करवाना क्या चाह रहा हूं। ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन है और ये पास पेपर में 2 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन है जी, एन एरोप्लेन travels from city A to city B with a speed of 400 kilometer per hour and from city B to city A with a speed of 600 kilometer per hour. An aeroplane travels from city A to city B with a speed of 400 kilometer per hour and from city B to city A with a speed of 600 kilometer per hour. What will be the average speed of the aeroplane? ऑप्शंस हैं जी, ये MCQ है फर्ज करें। और बेटा एक बात याद रखना, 2 MCQ गलत होने का मतलब पता है क्या होता है? A ग्रेड वाला बच्चा B ग्रेड पे आ गया, और 2 और MCQ गलत होने का मतलब होता है B ग्रेड वाला बच्चा C ग्रेड पे आ गया। और अगर आपने 5 से 6 MCQ गलत कर दिए, मैं इसको यूं कहूंगा, अगर 28 या 29 पे A होगा तो 23 पे D होगा। तो सिर्फ 5 MCQ गलत होने से आप सीधे A पे D पे शिफ्ट हो जाएंगे। समझ आ गई बात? तो असल में जो परसेंटाइल बनता है उसमें ये जालिमाना सिस्टम होता है कि जो डिफरेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। जब परसेंटाइल बनता है और ये पीक बनती है, सारी बात छोड़ो, एक एक दो दो नंबर के फर्क से आप A से B पे, B से C पे, तो एवरी MCQ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपने 2 से 3 MCQ गलत कर दिए तो आप A वाले बच्चे से C वाला बच्चा बन जाएंगे। समझ आ गई बात? तो हर MCQ, हर मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके जो ऑप्शंस हैं जी वो हैं, पहला ऑप्शन एग्जामिनर ने दिया हुआ है 500 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1000 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 200 किलोमीटर पर आवर, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 480 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको बताता हूं, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं किसको टेक करूंगा। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं टेक करूंगा 500 को, और अगर आप स्टूडेंट हैं आप किसको टेक करेंगे?
500। आप जो मैंने ड्रामा क्रिएट किया उसको भूल जाओ। नाउ यू आर थिंकिंग बैक ऑफ द माइंड, यू आर थिंकिंग इतना आसान सवाल तो नहीं हो सकता ना, वो चीज छोड़ दो। 500 आंसर तो लग रहा है ना अपेरेंटली। देखो अपेरेंटली क्या आंसर लग रहा है 500, 600 आने की स्पीड, 400 जाने की स्पीड, तो 500 तो आंसर बन रहा है ना। अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों, आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है? मरियम बेटा यू हैव टू टेल। मरियम बेटा आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा आंसर है जो आपको सबसे ज्यादा ठीक लग रहा है? ए, बिल्कुल सही है। 500। लाइबा बेटा आप बताएं। 500। सही है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। मजे की बात यह है कि 500 गलत आंसर है। सर बी क्यों नहीं होगा? अब बेटा जी बेटा आप क्या कह रही है? सर बी क्यों नहीं होगा? बेटा बी तो आंसर की कोई सेंस बन ही नहीं रही ना। बी तो आंसर देखें, बी आंसर की तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। 1000 तो हो ही नहीं सकता। इस तरह तो नहीं होता कि दोनों को ऐड करेंगे तो एवरेज मिल जाएगा। बेटा एवरेज जो होता है वो तो होता है, देखें आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि 500 क्यों नहीं होगा, 1000 और 200 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, डिस्कशन का पॉइंट ये है। अभी जो मेन पॉइंट है उस पे आते हैं। जनरली जब हम एवरेज फाइंड करते हैं तो वो दो वैल्यूज होती हैं, तो दो को ऐड करके उसको उसके नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा एक तो आप हेडिंग ये लिखेंगे सबसे पहले कि वाई नॉट 500 किलोमीटर पर आवर। ये जो आंसर है 500 किलोमीटर पर आवर, ये क्यों नहीं होगा? पहली बात तो ये है, वाई नॉट दिस आंसर। तो देखो आपने अपने, मुझे लगता है कि आपने ओ लेवल में पढ़ा था वी एवरेज इज इक्वल टू, जो मुझे लगता है वी प्लस यू ओवर 2। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। तो इसका मतलब ये हुआ, लाइबा बेटा आप क्या कह रही हैं? लाइबा बेटा आप कुछ कह रही हैं बेटा? अच्छा चलो बच्चों आगे चलते हैं। देखो वी एवरेज जो है वो v प्लस यू ओवर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अच्छा अब इसको इससे भी अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें कि जो फॉर्मूला है हमारा एवरेज का, क्या उसकी कोई लिमिटेशंस होती हैं? बिल्कुल होती है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये वाला पेज अगर कॉपी हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेसिक कंसर्न हमारा ये है कि अगर हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो इस एग्जांपल में 400 प्लस 600 ओवर 2 जो है, मैं कह रहा हूं ये इनकरेक्ट है। तो ये इनकरेक्ट क्यों है? ये हमारा मेन कंसर्न है। समझ आ गई बात? अब नेक्स्ट पेज पे चलो। आप मुझे ये बताओ, एवरेज का आपने जो फॉर्मूला एक सीखा था, फर्ज करें हम लिखते हैं एक्स एवरेज और उसको हम लिखते हैं x1 प्लस x2, फर्ज करें तीन वैल्यूज हैं, प्लस x3 ओवर 3। क्या ये फॉर्मूला हर जगह पे वैलिड होगा या इसकी कोई कंडीशंस भी हैं? बेटा इस फॉर्मूला की कंडीशंस हैं। अगर आपने वो कंडीशंस नहीं पढ़ी तो फिर अभी हम पढ़ लेते हैं। आप मुझे ये बताएं, ओ लेवल में आपने यूं पढ़ा था एक्स एवरेज इज इक्वल टू, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, आपने पढ़ा था सिग्मा एक्स ओवर एन, अगर आपको याद हो। दूसरा आपने ओ लेवल में फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। लाइबा बेटा क्या ये दो फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं? आपने ओ लेवल के मैथ्स में ये दो फॉर्मूले पढ़े हुए या नहीं पढ़े हुए लाइबा बेटा? पढ़े हैं सर। पढ़े हुए हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि पहला फॉर्मूला कब लगता है, दूसरा फॉर्मूला कब लगता है, ये बताएं जल्दी से। हाँ जी क्या कहेंगी बेटा? पहला फॉर्मूला कब लगाना होता है, दूसरा कब लगाना होता है? चलो आप बताओ, पहला फॉर्मूला कब लगाते हैं, दूसरा कब लगाते हैं? पहला कब लगाते हैं, दूसरा कब लगाते हैं? ठीक है। और ये जो है, मैं एक मजे की बात बताऊं, मेरा भी 10th क्लास में जो टीचर था ना उसने यही बताया था, और जब मैं फिजिक्स टीचर बना हूं तब मुझे पता चला उसने गलत बताया। बेटा असल में ये टेबल शेबल का कोई चक्कर नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इस बात को समझ लो। फर्ज करें आपके पास एक डाटा है 1 1 2 2 2 3 3 3 4। आप कहते हैं जी ये डाटा है विदाउट टेबल, तो कोई बात नहीं, इसको हम एज अ टेबल लिख देते हैं। तो इसको टेबल में कन्वर्ट करने में कितनी देर लगी है? ये हो नहीं गया टेबल में कन्वर्ट, क्या ख्याल है? तो फिर ये बात तो गलत हो गई। तो आप अगर इसको x कह रहे हैं तो ये आपका x हो गया,
और ये आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो बेटा किसी भी चीज को, अब एक डेटा गिवन है, क्या हम उसको टेबल में नहीं लिख सकते और टेबल को खोल के नहीं लिख सकते? फिर दो फॉर्मूले तो नहीं होने चाहिए। जब कॉमन डेटा को टेबल में लिख सकते हैं और टेबल को कॉमन डेटा में लिख सकते हैं, फिर तो दो फॉर्मूले नहीं होने चाहिए। बेटा मैं एक्सप्लेन करता हूँ बात है क्या। असल में अगर सारी वैल्यूज जो है वो सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर फर्ज करें आपके पास हो, ये मैं आप समझाता हूं, आप देखते हैं। सिर्फ फिजिक्स का समझा दूं या पूरी बात समझा दूं? जल्दी से बताओ। फिजिक्स का समझा दूं या पूरी बात समझा दूं? पूरी बात समझा दूं। चलें, अगर आपके पास है 1 2 3, ये एक्स है, जल्दी से लिखते जाओ। इसका जो एवरेज होगा, इसका जो एवरेज होगा वो होगा 1 + 2 + 3/3। मजे की बात ये कि जब हमें टीचर बताते थे ना ओ लेवल में कि टेबल होगा तो ये लगेगा, कॉमन डाटा होगा तो ये लगेगा, तो बेटा वो जो कॉमन डाटा है उसको टेबल में लिख दो। मुझे बताओ अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो इसका मतलब है ये बात नहीं है, कोई और बात है। ठीक है, जब हम डाटा को उस तरह से इस तरह और इस तरह से उस तरह लिख सकते हैं तो फिर ये बात अप्लाई तो नहीं हो रही ना। जो और बात है वो मैं अभी बताने लगा हूं। इसका ये फॉर्मूला चल जाएगा। फर्ज करें आपके पास है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो भी फॉर्मूला क्या चलेगा? लिखो x एवरेज इज इक्वल टू 1 + 2 + 3/3। अब आपके पास है जी x है 1 1 2 2 2 3 3 3 3, और इस पे अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं x एवरेज इज इक्वल टू 1 + 2 + 3/3, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे ये फॉर्मूला चल जाएगा, यहां पे चल जाएगा, यहां पे नहीं चलेगा। बताओ क्यों? क्योंकि जो डेटा है वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट नहीं हो रहा। जो डेटा है वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट नहीं हो रहा। अब देखो, इस पे जो फॉर्मूला आपने लगाया वो है सिग्मा एक्स ओवर एन। यहां पे जो आपने फॉर्मूला लगाया वो है सिग्मा एक्स ओवर एन। यहां पे जब आपने लगाया सिग्मा एक्स ओवर एन, दैट इज नॉट वर्किंग, रॉन्ग हो गया। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बेटा यहां पे फॉर्मूला लगेगा 1 और उसका नंबर ऑफ टाइम्स 2 + 2 और उसका नंबर ऑफ टाइम्स 3 + 3 उसका नंबर ऑफ टाइम्स 4 ओवर 1 कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार। 2 कितने बार रिपीट हुआ है? 3 बार। 4 कितने बार? 3 कितने बार रिपीट हुआ है? 4 टाइम्स। इसको कहते हैं सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। आसान जबान में सिग्मा एक्स ओवर एन सिर्फ तब लगता है जब डेटा इज सिमेट्रिक, ऑल द वैल्यूज आर रिपीटेड फॉर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। बात समझ आ गई? इसके साथ लिख दो ओनली इफ ऑल द वैल्यूज, ये इसको कहते हैं सिग्मा एक्स ओवर एन। जब सारी वैल्यूज जो है वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम रिपीट होंगी तो क्या फॉर्मूला लगेगा? सिग्मा एक्स ओवर एन। ओनली इफ ऑल द वैल्यूज, अब मैं इसको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से ना रिलेट करूंगा, उसी ओ लेवल मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट को। ओनली इफ ऑल द वैल्यूज आर रिपीटेड फॉर इक्वल नंबर ऑफ टाइम, फॉर इक्वल नंबर ऑफ टाइम। अगर जो वैल्यूज है वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम रिपीट नहीं हो रही तो फिर फॉर्मूला क्या लगेगा? सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ये कब लगेगा? if values are not repeated, तो ये ग्रुप नॉन ग्रुप टेबल विदाउट टेबल कुछ नहीं होता, असल ये बात होती है। ठीक है, if values are not repeated for same number of time। अच्छा, अब इसका फिजिक्स में क्या यूज है? अब मैं थोड़ा सा रोक के आपको इसका फिजिक्स में यूज बताता हूं। देखिए, हमारे पास होंगी दो तरह की सिचुएशन। एक सिचुएशन होगी जब 1 2 और 3 का टाइम इंटरवल सेम होगा। एक सिचुएशन होगी जब 1 2 और 3 का टाइम इंटरवल डिफरेंट होगा। तो फर्ज करें अगर हम इसको फिजिक्स में यूज करते हैं, 1 कितने टाइम तक रहा? 3 सेकंड तक। 2 कितने टाइम तक रहा? 3 सेकंड तक। 3 कितने टाइम तक रहा? 3 सेकंड तक। तो 1 + 2 ओवर 2 + 3 ओवर 3 वर्क करेगा। अगर 1 2 और 3 फर्ज करें, इस 1 2 और 3 की जगह करंट की वैल्यूज है। अगर करंट की 3 वैल्यूज हैं और आपने उनका एवरेज फाइंड करना है, तो तीनों वैल्यूज के सम को आप 3 पे डिवाइड कर सकते हैं इफ द करंट्स, ऑल द 3 करंट्स हैव सेम टाइम इंटरवल। अगर I1 I2 और I3
remains for equal time interval, then I1 plus I2 plus I3 over 3 will work. However, if the time interval is not same, फिर डेटा सिमेट्रिक नहीं रहेगा. देखो ये है सिमेट्रिक, ये है सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है. जहां पे डेटा सिमेट्रिक नहीं होता वहां पे सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज वर्क नहीं करता. मेरी बात समझ आ गई? अब जरा पिछले पेज पे जाओ, इसको हम उससे रिलेट करते हैं. मुझे बताओ, जब जाते हुए स्पीड थी 600, आते हुए स्पीड है 400, आते हुए और जाते हुए टाइम सेम लगेगा या डिफरेंट होगा? टाइम डिफरेंट होगा. तो 600 remains for different amount of time, 400 remains for different amount of time. When two values remain for different amount of time, then x1 plus x2 over 2 will not represent the average. मेरी बात समझ आ गई? और ये जो आपने पढ़ा था ना ओ लेवल में, वो भी यही कॉन्सेप्ट था. अब कॉन्सेप्ट और रट्टे का फर्क जो होता है वो यही होता है. समझ आ गई बात? हम जनरली यही कहते हैं ना कि ओ लेवल ए लेवल कॉन्सेप्ट होता है, मैट्रिक रट्टा होता है. मजे की बात यह कि आपने अभी भी रट्टा ही मारा था. आप क्या कहते थे? टेबल होगा तो ये लगाएंगे, टेबल नहीं होगा तो ये नहीं लगाएंगे. बेटा इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. टेबल से कोई लेना देना है ही. टेबल को खोल के लिख दो तो बन गया अनग्रुप डेटा. और अगर आप ग्रुप डेटा को अनग्रुप को टेबल की फॉर्म में लिख दो, कितना टाइम लगता है? लिख सकते हैं ना. जो दो चीजें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं उनके डिफरेंट फार्मूले हो ही नहीं सकते. डिफरेंट फार्मूले का मतलब होता है डिफरेंट सिचुएशन. ये डिफरेंट सिचुएशंस है. अब मैं इसकी समरी लिखवा देता हूँ. लाइबा बेटा मैंने जो अभी तक सारी बात बताई है आपको समझ आई है? बेटा आंसर जरा जल्दी किया करें. नहीं भी आई तो कोई बात नहीं है, मैं फिर से समझा दूंगा. बताएं बेटा. Yes, sir. चले मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ना इसकी मेन बात बताता हूं. अब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट है बड़ा सीधा. लिखो इफ x1 एंड x2, ये x की दो वैल्यूज हैं. x क्या हो सकता है? करंट, वोल्टेज, स्पीड, एनीथिंग. x could be pressure, x could be current, x could be voltage, anything. If x1 and x2 remain for same interval of time, then if x1 and x2 remain for same interval of time, then x average can be written as, then x average can be written as x1 plus x2 whole over 2. Then x1 plus x2 over 2 can be written as x average. What do you think? समझ आ गई बात? लेकिन अगर if x1 remains for time t1 and x2 remains for, आपको पता है अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आया होता तो आप पेपर में करते 500 बाहर निकलते, आप कहते यस ये तो गलत हो ही नहीं सकता. नहीं, लेकिन तुम ये बात फर्ज करो अगर ये सवाल आ जाता 500 को टिक मार के जब तुम बाहर निकलते तुम कहते लो जी कोई और सवाल गलत हो ना हो, ये तो पक्का सही है. अच्छा, if x1 remains for time t1 and x2 remains for time t2 such that, बेटा ये मेन चीज है. अगर पिछला पेज समझ नहीं भी आया तो ये चीज है. और मैथ्स में भी आपने यही चीज पढ़ी, वो जो सिग्मा fx वाली चीज थी ना वो ये थी. अच्छा, अब t2 such that if x1 remains for time t1 and x2 remains for time t2 such that t1 and t2 are not equal, symmetric नहीं है, t1 and t2 are not equal, then फिर बेटा एवरेज का अगर कोई बंदा ये फार्मूला लिखेगा ना कि x average is equal to x1 plus x2 over 2, तो इस पे खूबसूरत सा क्रॉस लग जाएगा. ये गलत है, ये ठीक नहीं है. अब की बार जो फार्मूला लगेगा वो होगा x average is equal to x1 अपने टाइम से मल्टीप्लाई होगा t1 से, x2 अपने टाइम से मल्टीप्लाई होगा t2 से, और डिवाइड किससे हो जाएगा? t1 प्लस t2 से. भाईजान क्या कहते हो? ठीक है. x1 मल्टीप्लाई होगा अपने टाइम से, क्या हो गया? x1 into t1. x2 मल्टीप्लाई होगा अपने टाइम से, क्या हो जाएगा? x2 into t2.
और डिवाइड हो जाएगा t1 प्लस t2। ये हो गया जी। यहाँ समझ आ गई बात? तो x1 अपने टाइम t1 से मल्टीप्लाई होगा, x2 अपने टाइम t2 से मल्टीप्लाई होगा, x1 इंटू t1 प्लस x2 इंटू t2 और डिवाइड हो जाएगा t1 प्लस t2 से। कोई कंफ्यूजन है या वेल अंडरस्टूड? तो वो तो टाइम आप खुद सोचो, जब डिस्टेंस इक्वल होगा। वो छोड़ दो, आइडिया देखो, बात सुनो, ये समझ आ गई कि 400 प्लस 600 क्यों नहीं चलेगा? सवाल तो मैं खुद कराऊंगा ना, ठीक है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पे इतना टाइम लगा। गोली मारो, आइडिया समझ आ गया? देखो टाइम डिफरेंट है ना, ये समझ आ गई कि 500 गलत है, ये समझ आ गई। मैं बाकी बात छोड़, यार मैं कुछ और कह रहा हूँ, उसको छोड़ दो सारी बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि ये फार्मूला जो है 400 प्लस 600 ओवर 2 वाला क्यों नहीं लग रहा, ये समझ आ गई ना? आगे नहीं भागते, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लाइबा बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? दानियाल? Yes, sir. तो एवरेज का फार्मूला कब लगेगा और कब नहीं लगेगा, यू हैव टू सी दैट इफ द टाइमिंग इज इक्वल, एवरेज का फार्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब हम सॉल्व करते हैं वो स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है? चलें जी, अब हम करते हैं जी सोल्यूशन उस क्वेश्चन का। अगर बेटा आपने कॉपी नहीं किया तो आप ले लें स्क्रीनशॉट। तो बेटा एवरेज को कैलकुलेट करते हुए, अच्छा मैं एक तीसरी चीज भी लिखूंगा, उसकी मैं जगह छोड़ रहा हूं, वो मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है? यहाँ पे एक मैं तीसरी चीज भी लिखूंगा। एवरेज के आपके पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, 2 मैंने बता दिए, तीसरा मैं अभी बताऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा, मैं बाद में बताऊंगा। मैंने तीसरे के लिए जगह छोड़ दी है, ठीक हो गया? वो मैं बाद में लिखूंगा, वो मैं पहले क्वेश्चन दूंगा, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो एग्जामिनर जो कैमरेज वाला है ना, वो यही काम करता है, आसान चीज उससे मुश्किल चीज, जब 2 चीजें आ जाती हैं फिर वो कोई तीसरी चीज डाल देता है, और टोटल 3 चीजें, और वो तीनों चीजें हम समझ लेंगे। असल में जो ए लेवल का सिलेबस है ना, वो इस तरह से चलता है, ओ लेवल होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। जो ए लेवल होता है उसमें एक होता है इजी लेवल, फिर उससे डिफिकल्ट लेवल, फिर उससे डिफिकल्ट लेवल। तो ये 2 तो मैंने बता दी चीजें, एक तीसरी चीज भी है, वो हम बाद में लिखेंगे। अब जरा हम करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व। लिखो सोल्यूशन। भैया जितना होगा जाने का डिस्टेंस उतना होगा आने का डिस्टेंस। ये तो नहीं है कि जाते हुए जमीन डिफरेंट होगी, आते हुए डिफरेंट होगी। भाई अगर आप ए टू बी जा रहे हैं और फिर बी टू ए वापस आ रहे हैं, तो कॉमन सेंस यही है, जितना जाने का डिस्टेंस उतना आने का डिस्टेंस। क्या कहते हो? जितना डिस्टेंस जाने का उतना डिस्टेंस आने का। जाते हुए स्पीड क्या थी बताओ जरा? जाते हुए स्पीड थी 400। तो बेटा जी फिर आते हुए क्या स्पीड थी? 600। अच्छा यहाँ पे आप डी ले लो या कोई वैल्यू भी ले लो तो वर्क करेगा, लेकिन हम डी के साथ चलते हैं, वेरिएबल के साथ चलते हैं। अच्छा जाते हुए बच्चों टाइम लगा t1, आते हुए टाइम लगा t2। जाते हुए टाइम क्या लगा t1, आते हुए टाइम क्या लगा t2। अच्छा अब जो ये कॉन्सेप्ट और रट्टे की हम बात करते हैं ना, वो ये होती है कि अगर आप अपने टीचर के साथ ये क्वेश्चन कर लेते हैं और इसका जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था जो हमने अभी डिस्कस किया वो नहीं समझते, तो फिर आपने जो क्वेश्चन किया इट वाज वेस्ट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि एवरेज का कौन सा फॉर्मूला कहां पे लगेगा और उसके रूल नहीं लिखते, तो फिर ये जो हमने क्वेश्चन किया ये पूरा हमने टाइम वेस्ट किया। रूल समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन आप समझ भी लो, एग्जाम में वो तो नहीं आएगा ना। एग्जाम में तो उस क्वेश्चन से जो आपकी लर्निंग है वो यूज होगी। डी और ये t1 और ये t2। अब t1 t2 में से बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा, जल्दी से बताओ। t1 और t2 में से बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा? T1 बड़ा होगा। अच्छा t1 जो है भाईजान वो हो गया d ओवर 400 और t2 हो गया जी d ओवर 600। क्या मैं सही कह रहा हूँ? डिस्टेंस ओवर स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। और यहाँ पे टाइम का यूनिट आवर्स होगा, ये बात याद रखना। यहाँ पे टाइम का यूनिट क्या होगा? आवर्स, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में हम ले रहे हैं और टाइम हम किस में ले रहे हैं? आवर्स में। डिस्टेंस हम ले रहे हैं किलोमीटर में क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में है ना, तो टाइम हम ले रहे हैं आवर्स में। ठीक है जी, ये कहानी हो गई यहां तक। अब बात ये है कि स्पीड का एक और फार्मूला भी होता है एवरेज स्पीड का, वो अगर आपको याद हो बेटा, एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, वो हमेशा लगता है। एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, ये ओ लेवल में पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। और बच्चों ये तो हर वक्त लगता है, ये कभी नहीं रुकता, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो भाईजान आप ये बताएं कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, क्या कहते हो?
ना जी 2D, खुदा के बंदे, डी स्क्वायर नहीं 2D। देखो जाने का डी, आने का डी 2D। डिस्प्लेसमेंट में पूछता तो आप 0 कहते, लेकिन डिस्टेंस में पूछूंगा तो आप 2D कहेंगे। चलें जी, आने का जाने का डिस्टेंस हो गया 2D। और अगर मैं कहूँ टोटल टाइम बताओ आप, हाँ टोटल टाइम जो है वो हो जाएगा T1 + T2, लेकिन आपके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए। आप सब चीजें डी की फॉर्म में लिखो। अगर मैं टोटल टाइम को लिख दूं, टोटल टाइम जो कि T1 + T2 है, अगर मैं उसको लिख दूं D/400 + D/600, तो बच्चों ये फिर बन जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 1200। कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 3D + 2D, तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 5D/1200। तो इसका फिर हमारे पास ये हम इस तरह लिख लेते हैं बच्चों, ये टोटल टाइम हो गया, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस हो गया बच्चों 2D। अच्छा, अब ये पहली बार करते हुए ना ये नहीं सोचना कि टाइम कितना लग रहा है, चीज को समझो। जब आपको चीजें आती होंगी फिर टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, टोटल डिस्टेंस हो गया 2D। कोई एमसीक्यू है, पेपर 2 का क्वेश्चन है, उसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट समझते हुए आपको आधा घंटा लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, पहली बार में आपने टाइम की टेंशन नहीं लेनी। तो चले जी, 2D को हमने डिवाइड किया, टोटल टाइम हो गया, कितना हो गया जी 5D/1200। अच्छा, डिवीजन को अगर हम कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन तो क्या बन जाएगा? तो डिवीजन को अगर करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो ये बन जाएगा 2D, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1200/5D से। क्या कहते हो, ठीक है? फायदा क्या मिला, डी से कट जाएगा। तो बच्चों इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 2400/5। कैलकुलेटर यूज करोगे तो आंसर 480 आ जाएगा। तो बेटा एवरेज स्पीड थी 480 km/h। समझ आई कुछ कहानी? जाने का डिस्टेंस d, आने का डिस्टेंस d, डिस्टेंस कितना हो गया 2D, जाने का टाइम D/400, आने का टाइम D/600। बेटा आइए आपको समझ ना, कर दूंगा, एक सेकंड होगा। टोटल टाइम हो गया T1 + T2, ठीक हो गया। क्या हम T1 को D/400 कह सकते हैं या नहीं कह सकते? क्या हम T2 को D/600 कह सकते हैं? तो टोटल टाइम हो जाएगा D/400 + D/600। 400 और 600 का एलसीएम क्या बना? 1200। 400 1200 3D, और ये 2D। बेटा इसको जब सिंप्लीफाई किया ये आ गया 5D/1200। टोटल टाइम हो गया 5D/1200। अब देखो टोटल डिस्टेंस 2D, टोटल टाइम 5D/1200। अगर हम डिवाइड करते हैं, जब डिवीजन बनता है मल्टीप्लीकेशन, जब डिवीजन बनता है मल्टीप्लीकेशन तो क्या बन जाता है? ये बनेगा 2D और मल्टीप्लाइड बाय 1200/5D। हाँ जी, क्योंकि वो डिवीजन इसी तरह करते हैं ना, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई होके डी से कट गया 2500/5, तो ये बन जाएगा 480। सो द आंसर इज 480 km/h। और ये था ऑप्शन नंबर डी। चलो जी बच्चों, ये सवाल समझ आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट के आपके एग्जाम में क्वेश्चन भरे पड़े जिसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसमें एवरेज कैलकुलेट करनी होती है। अब कैनेमैटिक्स तो हम करते रहेंगे ना, पहले अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे उसके थोड़े से और प्रॉब्लम्स करते हैं। प्रॉब्लम्स अबाउट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज। दिस वाज अबाउट एवरेज स्पीड, इट कुड बी अबाउट एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज, एवरेज प्रेशर, सो एनीथिंग हुज एवरेज इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है जी। अब एवरेज की कैलकुलेशन के लिए हम रूल जो हमने वो किए उसके अकॉर्डिंगली आगे चलते हैं। एक एग्जांपल आप लिखें, लिखो करंट in a wire remains 5 ampere for 3 seconds, 10 ampere for 2 seconds, and 3 ampere
फॉर 5 सेकेंड्स। एक वायर थी जी, उसमें पहले आपने करंट देखा फॉर 3 सेकेंड इट वाज 5 एम्पियर, फॉर 2 सेकेंड इट वाज, फॉर नेक्स्ट 2 सेकेंड इट वाज 10 एम्पियर, फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड इट वाज 3 एम्पियर। ठीक है जी। क्वेश्चन का ए पार्ट देखो, एक्सप्लेन why is I average is equal to 5 ampere plus 10 ampere plus 3 ampere over 3 incorrect. Explain why this formula is incorrect. हाँ जी बच्चों, क्या कहते हो? सर डिफरेंट टाइम है। जबरदस्त, अब समझ आ गई ना बात? बिकॉज इट इज इनकरेक्ट एज, तो ये असल में ना इसी को कहते हैं सिग्मा एक्स ओवर एन। ये जो था ना, इसको सिग्मा एक्स ओवर एन कहते हैं कि वैल्यूज को ऐड करके उसके नंबर पे डिवाइड कर दो। तो ये कब वर्क नहीं करता? जब टाइमिंग सेम ना हो। इनकरेक्ट एज 5 एम्पियर, 10 एम्पियर and 3 ampere remains for different interval of time. As 5 ampere, 10 ampere and 3 ampere remains for different interval of time. लाइवा बेटा समझ आ गई इसकी? Yes, sir. बी पार्ट बेटा आंसर क्विकली किया करो। अच्छा अब बी पार्ट पे आ जाओ। कैलकुलेट एवरेज करंट। हाँ भाई दानियाल, क्या फॉर्मूला यूज होगा बेटा? सर वो दूसरा वाला जो आपने लिखवाया था। हाँ दूसरा वाला ये हो गया ना, हम लिखेंगे आई एवरेज इज इक्वल टू I1 इंटू T1 प्लस I2। अब ये सिग्मा FX वाली चीज है, समझ आ रही है बात? वो जो आपने सिग्मा FX पढ़ा था वो ये होता है। तो एवरेज के दो मेथड्स होते हैं, वन फॉर सिमेट्रिक डाटा, वन फॉर नॉन सिमेट्रिक डाटा। सो इट्स अबाउट सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक, इट्स नॉट अबाउट टेबल विदाउट टेबल। अच्छा अब I2 10th क्लास में मैंने भी यही पढ़ा था। हाँ वो टीचर कहता है जी टेबल हो तो ये लगा दो, टेबल ना हो तो मैंने उस वक्त मुझे भी ये सोचना चाहिए था कि भाई अगर टेबल नहीं है तो टेबल बना तो सकते हैं ना। तो हमें ये सवाल वहां पे पूछना चाहिए था कि व्हाट इफ अगर हम टेबल बना लें फिर। अच्छा I1 T1 प्लस I2 T2 प्लस I3 T3 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। अब जी इसमें पुट करो वैल्यूज, ठीक है? तो अब मजे की बात देखो, ओ लेवल के मैथ्स में आपने कॉन्सेप्ट सीखा और पूरी दुनिया के बच्चे यही सीखते हैं, मजे पूरी कम से कम पाकिस्तान के। तो वहां पे जो एक मिस्टेक हम करते हैं वो मिस्टेक पूरी जिंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अब यहाँ पे आगे तुमने उसको सीखा है कि असल में होता क्या है। अगर वहां पे सही सीखा जाए तो ये सवाल तो आपने फर्स्ट से कर लेना था। अच्छा अब आई एवरेज, इसी तरह जो आप ए लेवल में गलत कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हो सकता है यहाँ पे आप एक साल ले लें, लेकिन जो आप 2 नंबर करेंगे, शॉर्टकट्स मारेंगे, वो यूनिवर्सिटी में जाके आपको खराब करेंगे। कल मेरी ओ लेवल की एक क्लास थी, तो वहां पे एक पेरेंट आए हुए थे, मतलब अगर आप होते तो मैं आपको दिखाता। उनके बच्चे ने 3 A स्टार लिए। नाउ ही इज डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम सम गुड यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस। अब वो बच्चा आया हुआ है वापस, वो कहता है जी मैं यूनिवर्सिटी छोड़ने लगा हूँ। उसके अब्बा जी ने मुझे कहा है ठीक है, वो कहते हैं जी आप इसको काउंसल करें, इसको कोई चाय पे ले जाएं, कॉफी पे ले जाएं, इसको समझाएं कि ये ना छोड़े। तो मैंने उनसे पूछा कि छोड़ने की रीजन क्या है? 3 A स्टार है, अच्छा बच्चा है। बेटा ए लेवल में 3 A स्टार। वो कहता है अब वहां पे पढ़ाई बहुत मुश्किल हो गई है, मेहनत नहीं कर पा रहा। समझ आ गई बात? तो अगर अभी से आपको ये लगता है कि जी हम तुक्के शुक्के मार के, शॉर्टकट्स मार के, यहाँ पे शॉर्टकट मारोगे यूनिवर्सिटी में फंसोगे, यूनिवर्सिटी में शॉर्टकट मारोगे रियल लाइफ में फंसोगे, कहीं ना कहीं फिर फंस जाओगे।
अच्छा, अब आई एवरेज इसका हो जाएगा जी 5 एम्पेयर, समझ के पढ़ोगे पूरी जिंदगी सीधी चलेगी। 5 एम्पेयर इंटू 3 सेकेंड प्लस 10 एम्पेयर इंटू 2 सेकेंड प्लस 3 एम्पेयर इंटू 5 सेकेंड्स और डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड किससे हो जाएगा, ये डिवाइड होगा जी, टाइम कितना है 3 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड। इसका जो हमारे पास आंसर बनेगा वो होगा 15 प्लस 10 प्लस 15 होल ओवर 10। तो ये मुझे लग रहा है ये तो 4 आ रहा है ना। अच्छा, मतलब मैं मिस्टेक कर गया हूँ। चलो ठीक है, हाँ हाँ 15 प्लस 20 ठीक है बेटा, ठीक है। 15 ओवर 10 तो आंसर आ गया 5 एम्पियर। बच्चों समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन है या क्लियर? तो जब 3 डिफरेंट वैल्यूज होंगी और उनके डिफरेंट टाइम्स होंगे तो I1 T1, I2 T2, I3 T3 और सम ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये सारी बात हमने सीख ली और हम बड़े खुश हैं कि जी अब तो सीन ऑन है हमारा। फिर आप गए पेपर में, फिर एग्जामिनर ने जो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ वो दे दिया। तो अभी तक तो आपने सारा कुछ सीख लिया ना, आपने सीखा कि जी वहां पे v प्लस यू ओवर 2 क्यों नहीं लगता, वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टाइम डिफरेंट होगा तो ये करेंगे। लेकिन एग्जामिनर जो है उसके पास एक और जुगाड़ भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब एक और एग्जांपल आप लिखें, इस तरह के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। एग्जांपल लिखें, लिखो एक्सलेरेशन increases uniformly from 2 meter per second square to 10 meter per second square in 5 seconds। एक्सलेरेशन को 5 सेकंड लगे जी कहां तक जाने में, 2 से 10 पे जाने में। then it remains 10 meter per second square for, इसकी मैं एक रियल लाइफ सिचुएशन यूं बताऊंगा। फर्ज करेंगे आप एक्सलेरेटर को प्रेस कर रहे हैं, अब अगर आप एक्सलेरेटर को दबाते जाएंगे तो एक्सलेरेशन बढ़ता जाएगा। फिर आप एक्सलेरेटर को जब मेंटेन करेंगे तो एक्सलेरेशन कांस्टेंट होगा। जब आप एक्सलेरेटर को रिलीज करेंगे एक्सलेरेशन ड्रॉप होगा। इसी तरह होगा ना ब्रेकिंग फोर्स का भी यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, 2 to 10 in 5 seconds, then it remains 10 for next 3 seconds, then acceleration decreases to 0 in next 2 seconds, then acceleration decreases to 0 in next 2 seconds। और एग्जामिनर ने आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला है जी चेंज of velocity is equal to average acceleration into time। तो अगर हम एवरेज एक्सलेरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी, क्वेश्चन का ए पार्ट, फाइंड एवरेज एक्सलेरेशन। अब पता है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप खुद ट्राई करें। पहले 5 सेकंड में एक्सलेरेशन गया 2 से 10, फिर एक्सलेरेशन गया जी 10 रहा फॉर नेक्स्ट 3 सेकंड्स, देन एक्सलेरेशन डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली टू 0 इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स। अच्छा, इंक्रीज या डिक्रीज जितने भी हैं सब यूनिफॉर्म है, ये बताया हुआ है। तो एवरेज एक्सलेरेशन की जो भी वैल्यू आ रही है मुझे बताओ।
हो गया जी बच्चों, क्या कहते हो? बच्चों हो गया? तुमने कैसे किया मेथड बताओ। अच्छा चलो जी मिलके करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें पता है डिफरेंस क्या है। पिछली बार ना गिवन टाइम पे जो वैल्यू होती थी वो मेंटेन्ड होती थी, वैल्यू वेरिएबल नहीं होती थी। जब वैल्यू वेरी करना शुरू कर दे तो इसके दो तीन और मेथड्स भी हैं, लेकिन सबसे जो इजी मेथड है वो ये है। देखो, व्हेन a quantity becomes variable over time। अच्छा, पिछली बार तो आपको कहा हुआ था कि ये करंट कितने टाइम तक फिक्स रहता है, करंट फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा था ना। तो जहां पे क्वांटिटी वेरिएबल बन जाएगी वहां पे हम करेंगे, लिखो एवरेज इज इक्वल टू एरिया, आ जाओ, एरिया ऑफ द ग्राफ ओवर टाइम। बेटा ये क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी होगा आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस तरह का क्वेश्चन जब होगा ना जहां पे वो क्वांटिटीज वेरिएबल होना शुरू हो जाएंगी, वहां पे आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ, ठीक है। और एरिया ऑफ ग्राफ को जब टाइम पे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज मिल जाएगी, ठीक है जी। एरिया ऑफ ग्राफ को जब हम टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगी। तो बच्चों आ गई समझ, लाइव बेटा? Yes, sir. इसके आगे बच्चों इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करते हैं। टेक केयर, खुदा हाफिज। ये सवाल मैं कल कराऊंगा, ये सवाल मैं कल कराऊंगा बच्चों, ठीक है जी बच्चों। टेक केयर, खुदा हाफिज। नजर आ जाओ, नजर में सिर्फ 1 मिनट में आ 60 का दिनों में नजर आ जाओ।
Jadi